क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान फर्स्ट यूनिट हमारी है। इसके अंदर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, और हम एक टॉपिक कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटमॉस्फेयर। ये पार्ट वन रहने वाला है, जिसके अंदर हम सिर्फ तीन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये हमारा पार्ट वन है, छोटा सा पार्ट रहने वाला है, बेसिक रहने वाला है। उसके बाद पार्ट टू के अंदर हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और पार्ट थ्री जिसके अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। पार्ट वन जरूरी है रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि उसी के बाद आप पार्ट टू और पार्ट थ्री जो अच्छे से देख सकते हो। आपको अगर एटमॉस्फेयर के बारे में नहीं पता होगा, फिर आप स्ट्रक्चर कंपोजिशन अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। और अगर आपको हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए मेरे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाना वहाँ से। और आपको सिर्फ और सिर्फ 19 रुपये में, 19 रुपीज़ में आपको यूनिट वाइज नोट्स मिल जाएंगे। जैसे कि ये फर्स्ट यूनिट है हमारी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, पूरी की पूरी यूनिट का आपको सिर्फ और सिर्फ 19 रुपीज़ में ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। व्हाट्सएप पर आप ज्वाइन हो जाना मेरे साथ, या फिर आप टेलीग्राम पर जुड़ जाना। तो एटमॉस्फेयर वायुमंडल पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के बारे में जान लेते हैं, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या है, जैसे कि आपको पता है जलमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, और ये तीनों मिलकर ही क्या करते हैं, जीवमंडल का निर्माण करते हैं। तो जिस प्रकार से हमारी अर्थ का स्थल मंडल, जल मंडल जो भाग है, महत्वपूर्ण भाग है हमारे अर्थ के, ठीक वैसे ही वायुमंडल जो हमारी अर्थ का एक महत्वपूर्ण अभिन्न पार्ट है, जो क्या है, जिसके कारण ही क्या है, जीवमंडल का निर्माण होता है। अगर तीनों में से कोई एक नहीं होगा तो जीवमंडल का निर्माण नहीं हो पाएगा। ये तीनों मिलकर ही जीवमंडल का निर्माण है वो करते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कितनी ऊंचाई तक है, ये हम जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके अंदर हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि कितनी ऊंचाई तक हमारा एटमॉस्फेयर है वो है। तो इसका जो मैक्सिमम है वो 1000 किलोमीटर तक ही वायुमंडल है वो पाया जाता है। हमारी अर्थ का जो हाफ डायमीटर है, हमारी अर्थ का जो हाफ डायमीटर है, यानी कितना, 6378 किलोमीटर, ये हमारी अर्थ का डायमीटर है। तो इस डायमीटर की तुलना में अगर देखें हम, हमारी अर्थ के डायमीटर की तुलना में अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, ये डायमीटर है 6378 किलोमीटर। तो इसकी तुलना में अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें, तो ये सिर्फ एक पतली सी परत है। इसकी तुलना में सिर्फ और सिर्फ एक पतली सी परत है। कहाँ पर आप देखोगे 6378 किलोमीटर, और कहाँ पर वायुमंडल जो है मैक्सिमम 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है। तो उसकी तुलना में बिल्कुल एक पतली सी परत है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, ये हमारी अर्थ है और इसका डायमीटर आप चेक करो, 6000, एग्जाम्पल के लिए ये डायमीटर आ गया। इसकी तुलना में सिर्फ और सिर्फ पतली सी परत, यानी कि मैं इसको एक बड़े से लिफाफे से कवर कर दूं, इसको एक अच्छे बड़े लिफाफे से, तो वो जो ऊपर इसको कवर करने पर जो लिफाफा आपको दिखाई देगा वो सिर्फ और सिर्फ वायुमंडल है, यानी कि बस इतना ही वायुमंडल है, पतली सी परत है। इसके मुकाबले में डायमीटर के, अर्थ के डायमीटर के मुकाबले में पतली सी परत है वायुमंडल। स्थलमंडल, जलमंडल जो है वो आपको अर्थ के ऊपर देखने को मिलेंगे। स्थलमंडल, जलमंडल जो है वो कहीं अधिक है कहीं ज्यादा है, लेकिन जो वायुमंडल है वो सभी जगह एक समान है। वायुमंडल सब जगह एक समान है, जबकि जलमंडल और स्थलमंडल जो है वो अलग, मतलब उनका सर्वत्र समान नहीं है, वो कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है। जबकि वायुमंडल है वो सर्वत्र सब जगह समान है। अब बात करें वायुमंडल है क्या, एक्चुअली पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली हवा, ये हमारी अर्थ हो गई। इसको चारों ओर से घेरने वाली हवा, अभी भी इसको चारों ओर से हवा हवा ने घेर रखा है, हम सबको हवा ने घेर रखा है। एग्जाम्पल के लिए आप इसको समझो कि इसको चारों ओर से घेरने वाली हवा क्या है, वायुमंडल है। या हम कह सकते हैं कि गैसों, जलवाष्प व धूलकणों का मिश्रण। जब हम बात करेंगे कंपोजिशन की, उसके अंदर गैस, जलवाष्प, धूलकणों की बात करेंगे, इन तीनों का मिश्रण क्या है, हवा है। गैस, जलवाष्प, धूलकणों का मिश्रण ही हवा है। और ये जो मिश्रण है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, पृथ्वी के साथ चिपका हुआ है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या है, ये मिश्रण जो वो चिपका हुआ है। तो वायुमंडल है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली हवा,
या गैसों जलवाष्प व धूलकणों का मिश्रण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ चिपका हुआ है क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये 3 स्टेजेस के अंदर जो है हमारे वायुमंडल की उत्पत्ति हुई है, 3 स्टेजेस के अंदर। फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, यानी इसको हम कहते हैं मौलिक वायुमंडल। दूसरा हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, द्वितीय वायुमंडल। और तीसरा हमारा मॉडर्न एटमॉस्फेयर, जिसको आधुनिक यानी आज हम कहते हैं, जिसको आज जब हम आज वायुमंडल के बारे में जान रहे हैं तो क्या है? मॉडर्न एटमॉस्फेयर है हमारा। तो वन बाई वन डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। तो फर्स्ट जो है प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर है, मौलिक वायुमंडल जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इस वायुमंडल के अंदर की आवाज सिर्फ और सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैस से ही निकली। प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से ही निकली। करीब 5 अरब साल पहले जब अर्थ का निर्माण हुआ तो उसके साथ ही क्या हुआ? वायुमंडल का निर्माण भी शुरू हो गया। 5 अरब वर्ष पहले हमारी अर्थ का निर्माण हुआ था, उसके साथ ही वायुमंडल का निर्माण हो गया। प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर यानी प्राइमोर्डियल, इसके अंदर क्या हुआ कि जब हमारी अर्थ का निर्माण हुआ तो हमारी अर्थ जो है वो शुरू के अंदर एक आग का गोला थी, गैसीय पिंड थी, एक गर्म आग का गोला थी, और अपनी अक्ष पर तेजी से रोटेट कर रही थी। अपने अक्ष पर तेजी से रोटेट कर रही थी, घूम रही थी। शुरू के अंदर अपने अक्ष पर तेजी से घूम रही थी, तेजी से घूम रही थी। और उस समय हमारी अर्थ का केंद्रीय अपसारी बल, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये 2 फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब प्राइमोर्डियल के टाइम में फर्स्ट स्टेज के अंदर जब हमारी अर्थ केवल एक आग का गोला थी, गैसीय पिंड थी, एक बहुत गर्म थी और अपने एक्स पर तेजी से घूम रही थी, उस समय क्या था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम केंद्रीय अपसारी बल कहते हैं, बहुत अधिक था उस टाइम। केंद्रीय अपसारी बल क्या होता है कि जब कोई वस्तु घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर तेजी से घूमती है, और उस वस्तु के ऊपर जो वस्तु है, जैसे हमारी अर्थ तेजी से घूम रही थी और हमारी अर्थ के ऊपर जो वस्तुएं थी उनको बाहर धकेलने की कोशिश की जाती है, केंद्र से, केंद्र से बाहर धकेलने की कोशिश उनको की जाती है। उसमें ये जो फोर्स, ये फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, तो आप ये वीडियो देखो। इस वीडियो के अंदर क्या है? ये राउंड से राउंड में झूला है, वो झूल रहा है, ठीक है। इससे जो बाहर धकेला जा रहा है, देखो इनको बाहर धकेला जा रहा है, केंद्र से बाहर की तरफ। देखो आप, इनका जो शरीर है वो केंद्र से बाहर की तरफ जा रहा है, यही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उस टाइम जो है वो हमारी अर्थ से केंद्र से बाहर की ओर जो है वस्तुएं धकेली जा रही थी। यह बल क्या करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है कि केंद्र से वस्तु को दूर धकेलता है, केंद्र से वस्तुओं को जो है वो दूर धकेलने की कोशिश है वो करता है, यह बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो बल है, ये बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे उत्पन्न होता है? जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर तेजी से घूमती है तब होता है ये बल। जैसे ये एग्जांपल के लिए आप ये देखोगे तो तेजी से घूमेगी, तो इसका ये बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उत्पन्न होगा, क्रिएट होगा। केंद्र से बाहर की ओर इनको वस्तुओं को धकेला जाएगा, कोशिश की जाएगी। यही कारण है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यही कारण है कि आज भी इक्वेटर पर जो है आपको देखने को मिलेगा व्यक्ति का वजन कम होता है। भूमध्य रेखा पर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो कम होता है। भूमध्य रेखा पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो सॉरी सबसे अधिक होता है। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सबसे अधिक होता है, इसी कारण जो है वहां पर व्यक्ति का वजन जो है वो थोड़ा कम होता है, सबसे अधिक होता है इक्वेटर पर, और इसी कारण जो है वहां पर व्यक्ति का वजन थोड़ा कम होता है। एक बल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम केंद्रीय अभिसारी बल कहते हैं, इसको हम केंद्रीय अपसारी बल कहते हैं, इसको केंद्रीय अभिसारी बल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर उल्टा हो जाता है सिस्टम।
इसके अंदर जो है केंद्र की ओर खिंचाव पड़ता है, यानी कि केंद्र की ओर खींचा जाता है उन वस्तुओं को। सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर क्या होता है कि बाहर की जो वस्तुएं हैं उनको केंद्र की ओर खींचा जाता है, केंद्र की ओर उनको जो अट्रैक्टिव किया जाता है, उनका खिंचाव पड़ता है केंद्र की ओर। इस बल के अंदर ये उल्टा हो जाता है। आप देखोगे, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर समझो आप, ये मैंने एक बॉल ले रखी है और एक धागा है। अब आप समझो कि ये है मेरा केंद्र, ये उंगली केंद्र है और ये वस्तु है। जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा ना, तो केंद्र की ओर इसका खिंचाव पड़ रहा है, यानी कि मैं इसको केंद्र की ओर खींच रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो खिंचाव पड़ रहा है ना इस वस्तु का, बाहर की वस्तु का, वो केंद्र की ओर पड़ रहा है। तो उसके अंदर क्या था कि केंद्र से बाहर धकेला जा रहा था। सेंट्रीफ्यूगल के अंदर, सेंट्रीफ्यूगल के अंदर क्या है कि केंद्र की ओर उनको खिंचाव पड़ता है, केंद्र की ओर उनको खींचा जाता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल आप देखोगे तो सेम है, गुरुत्वाकर्षण बल सेंट्रीपिटल फोर्स ही है हमारा। तो उस टाइम क्या हुआ, जब ये प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर, उस टाइम अर्थ तेजी से घूम रही थी। 5 अरब साल पहले की बात कर रहे हैं हम, जब अर्थ अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर तेजी से घूम रही थी। उस टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक था और गर्म भी थी ये हमारी अर्थ, आग का गोला थी। उस समय हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैस है वो बाहर निकली, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर निकली और ये हल्की थी, साथ में सोलर विंड ने क्या किया, इनको अंतरिक्ष में धकेल दिया। हीलियम हाइड्रोजन प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, इस प्राइमोर्डियल, इसमें सिर्फ और सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैस ही निकली। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक था अपने एक्स पर, अर्थ तेजी से घूम रही थी, हल्की थी, निकली और सोलर विंड ने इनको क्या किया और आगे धकेल दिया। अब आप देखोगे ना तो हीलियम और हाइड्रोजन हल्की है और अंतरिक्ष में सबसे ऊपर पाई जाती है। जब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन जो वो लास्ट जो हमारा लेयर होती है स्ट्रक्चर की, उसके अंदर लास्ट लेयर में पाई जाती है। ये हल्की होती है, बाहर धकेल दिया गया है इनको। इसलिए इस प्रीमोर्डियल यानी कि फर्स्ट स्टेज, प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर यानी कि मौलिक जो वायुमंडल है, या फिर हम कह सकते हैं प्राथमिक वायुमंडल, इसको भी कह सकते हैं हम, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैस से ही ज्यादा निकली। और ये वायुमंडल जो था प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, ये स्थायी नहीं था, ये स्थायी वायुमंडल नहीं था। बात करें हम दूसरा, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वेपर, जल वाष्प, नाइट्रोजन जैसी गैसें हैं वो निकली। साथ में इसके अंदर धूलकण भी निकले। सेकेंडरी स्टेज में क्या हुआ, इस सेकेंडरी एटमॉस्फेयर का निर्माण कैसे हुआ कि जब अर्थ घूम रही थी, धीरे धीरे अर्थ हमारी ठंडी हुई। जब धीरे धीरे अर्थ ठंडी हुई तो उसके अंदर क्या, सिकुड़न पड़ने लगी। धीरे धीरे अर्थ ठंडी हुई, रोटेशन कर रही थी, धीरे धीरे ठंडी हुई और उसके अंदर क्या हुआ, सिकुड़न पड़ने लगी। ऐसे ठंडी हुई तो ठंडी होने के कारण सिकुड़न पड़ने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट का निर्माण हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट का निर्माण हुआ। ये अर्थ हो गई हमारी, ये फर्स्ट, जिसमें हम S2 और हीलियम जैसी गैसें निकल गई थी। प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर बन चुका था ऑलरेडी, इसमें ये स्थायी नहीं था बिल्कुल। ठीक है, सघन भी नहीं था, बिल्कुल सघन भी नहीं था और स्थायी भी नहीं था। इस ये फर्स्ट स्टेज थी हमारी, जिसको हम कहते हैं प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, यानी कि मौलिक वायुमंडल का निर्माण हुआ फर्स्ट स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज जो थी उसके अंदर क्या हुआ कि हमारी अर्थ से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, क्योंकि अर्थ रोटेशन कर रही थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने के कारण क्या हुआ, उनके अंदर सिकुड़न पड़ने लगी और कई ज्वालामुखी विस्फोट हुए। और जिसके कारण क्या हुआ कि CO2, H2O वेपर, जलवाष्प, नाइट्रोजन, धूलकणों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से सेकेंडरी एटमॉस्फेयर यानी कि द्वितीय वायुमंडल का निर्माण हुआ। दूसरी स्टेज थी, सेकेंडरी स्टेज थी, इसमें ये CO2, H2O वाटर वेपर, नाइट्रोजन और धूलकण जैसे कणों का है वो विकास हुआ।
सेकेंडरी एटमॉस्फेयर जो था वो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर की कंपेयर में सघन था। ये सघन था, इसकी कंपेयर में प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर की तुलना में ये क्या था, सघन था। और ये स्थायी भी था। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर जो था वो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर की कंपेयर में सघन भी था और स्थायी भी था, क्योंकि इसमें CO2 H2O पर नाइट्रोजन धूलकण जैसे भारी गैसों का निर्माण हो गया था। लेकिन इसमें O2 का विकास अभी भी नहीं हुआ, यानी कि O2 का निर्माण इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। प्राइमोर्डियल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन निकले, और सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में CO2 जलवाष्प नाइट्रोजन धूलकण का विकास हुआ। प्रोसेस कैसे हुई मैंने आपको बता दिया, ज्वालामुखी विस्फोट हुए। थर्ड, जिसको मॉडर्न एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन और ओजोन यानी O3, ऑक्सीजन O2 ओजोन O3 का निर्माण हो चुका था। तो इसमें क्या हुआ, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर जब हुआ, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर का जब निर्माण हुआ उस टाइम क्या हुआ, ये जो वाटर वेपर्स निकले, नाइट्रोजन CO2 धूलकण जो निकले, वाटर वेपर निकले, जलवाष्प निकला, धीरे धीरे कंडेंसेशन हुआ इनका। सेकेंड सेकेंड स्टेज के अंदर वाटर वेपर का कंडेंसेशन हुआ, प्रिसिपिटेशन हुआ, वर्षा हुई, और क्या हुआ, समुद्र बन गए। क्योंकि इस स्टेज के अंदर अर्थ जो है वो सिकुड़ने भी लगी थी, सिकुड़ने लगी, कुछ भाग जो है ऊपर उठा, जो स्थलमंडल बना, कुछ भाग नीचे दबा, जिसको पानी बाद में उनमें प्रिसिपिटेशन वर्षा हुई और पानी भरा और समुद्र बने। तो इसके अंदर समुद्र बन गए थे, और हमारा जो स्थलमंडल वो बन चुका था। इसके अंदर समुद्र हुए, पानी भरा, समुद्र पानी भरने लगा, CO2 की मात्रा पहले से ज़्यादा थी। तो तीसरी स्टेज के अंदर क्या हुआ, छोटे छोटे शैवाल जो है पनपने लगे, छोटे छोटे शैवाल, छोटी छोटी वनस्पतियों का निर्माण होने लगा मॉडर्न एटमॉस्फेयर के अंदर। सागर के अंदर, समुद्र के अंदर छोटी छोटी वनस्पतियां, शैवाल्स, उनका निर्माण होने लगा। और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, उसके थ्रू उन्होंने CO2 का यूज किया अपने भोजन बनाने के लिए, और O2 का रिलीज किया, O2 का निर्माण होने लगा उस पर। मॉडर्न एटमॉस्फेयर के अंदर O2 की मात्रा बढ़ी, सबसे ज्यादा O2 की, मतलब O2 की मात्रा बढ़ी, जिसके कारण O3 का भी निर्माण हुआ, ओजोन, ऑक्सीजन। इस प्रकार से मॉडर्न एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और ओजोन जब वो गैस से उत्पन्न हो चुकी थी। प्रक्रिया कैसे हुई, प्रोसेस कैसे हुई, आप लिख सकते हो कि समुद्र बन गए थे सेकेंडरी एटमॉस्फेयर के दौरान, और समुद्र बने, धीरे धीरे उसमें वनस्पतियों का निर्माण हुआ, छोटी छोटी शैवाल बनने लगी, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस है उसके थ्रू CO2 का प्रयोग किया जाने लगा उनके द्वारा, और O2 का रिलीज होने लगा। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन, ओजोन का निर्माण हुआ मॉडर्न एटमॉस्फेयर के अंदर, और ऑक्सीजन के कारण जीवमंडल का निर्माण हो गया, मतलब जीवमंडल का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से जो है वो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों मिलकर जीवमंडल का निर्माण करते हैं। तो जीवमंडल का निर्माण हो गया तीसरी स्टेज के अंदर। तो इस प्रकार से जो है वो एटमॉस्फेयर की, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की उत्पत्ति हुई 3 स्टेजेस के अंदर। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। प्राइमोर्डियल हो गया, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर हो गया, मॉडर्न एटमॉस्फेयर हो गया, तीनों एटमॉस्फेयर के अंदर दो प्रोसेस और हुई। इन तीनों के अंदर दो प्रोसेस हुई थी, एक को जिसको हम कहते हैं गैसिंग और एक को कहते हैं डीगैसिंग। गैसिंग डीगैसिंग क्या होती है, गैसिंग होती है, गैसिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है कि गैसों की वृद्धि होती है, ठीक है। गैसिंग जो प्रोसेस है, गैसिंग डीगैसिंग दो प्रोसेस हुई थी इन तीनों स्टेज के अंदर, प्राइमोर्डियल, सेकेंडरी और मॉडर्न। ये तीन जो स्टेज है हमने पढ़ी है, इन तीनों स्टेज के अंदर क्या हुआ, डीगैसिंग गैसिंग प्रोसेस जो है वो हुई। गैसिंग होती है कि जब गैसों में अधिक वृद्धि हो जाए। तो अगर आपको मैं बताऊं तो गैसिंग की जो प्रक्रिया है वो तीसरी स्टेज तीसरी स्टेज में हुई थी गैसिंग की प्रक्रिया। यानी कि इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी,
गैसिंग तो वही होती है जिसके गैसिंग प्रक्रिया वही होती है जिसके अंदर गैसों में वृद्धि होती है। तो वृद्धि तो है वो तीसरी स्टेज में हुई मॉडर्न एटमॉस्फेयर, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, O3 ओजोन बनी। तो ये गैसिंग थी। डीगैसिंग होती है कि जब कोई गैस से बाहर निकलती है। इसमें तो गैसों की वृद्धि हुई, गैसिंग हो गई। डीगैसिंग हुई थी प्राइमोर्डियल और सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। फर्स्ट और सेकंड स्टेज के अंदर जो है वो डीगैसिंग प्रोसेस हुई। डीगैसिंग प्रोसेस होती है कि जब गैस से बाहर निकलती है। तो हमने पढ़ा कि प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर जब हुआ तो उसमें ऑक्सीजन हीलियम बाहर निकली। सेकंड में हमने देखा सेकंड एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ, उसके अंदर CO2 वाटर वेपर N2 और धूलकण है वो बाहर निकले। तो ये हुई थी डीगैसिंग, यानी कि इन दो के अंदर हुई डीगैसिंग और इसके अंदर हुई गैसिंग प्रोसेस। तो वायुमंडल पढ़ लिया हमने, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के अंदर कर लिया, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात कर ली, प्रोसेस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटमॉस्फेयर, ये लास्ट पार्ट है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे हम स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की पार्ट 2 के अंदर, देन स्ट्रक्चर पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो एक टॉपिक रहता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटमॉस्फेयर, वो हम फटाफट कर लेते हैं। स्टिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कुछ विशेषताएं यहाँ पर मैंने लिखी है, जैसे गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन। यानी कि जो वायु होती है वो गंधहीन होती है, रंगहीन होती है, उसका कोई रंग नहीं होता, उसमें कोई गंध नहीं होती और उसमें कोई स्वाद नहीं होता। गतिशील होती है, नमनशील होती है, संपीड्य होती है। गतिशील मतलब चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जब हवा स्थिर होती है तब हवा कहते हैं, जब वो गति करती है तो उसको हम पवन कहते हैं। यानी कि ये गतिशील भी होती है, नमनशील होती है। नमनशील मतलब हवा जो होती है वो आरामदायक, आराम देने वाली, राहत देने वाली होती है। संपीड्य, कंप्रेसिबल मतलब हवा को है इकट्ठा किया जा सकता है, उसको उसको दबाया जा सकता है, इकट्ठा करके दबाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसके अंदर हवा हमने इकट्ठी कर रखी है, इसको हम इकट्ठी कर रखी है, इसको हम दबाएंगे, इसको हम दबा भी सकते हैं, जिससे कि प्रेशर बनता है, इसके अंदर दबाव बनता है। तो यानी कि संपीड्य होती है, गतिशील, नमनशील भी होती है। उसके बाद भार होता है, वायु के अंदर आपको पता है भार होता है, उसके अंदर भी तापमान को नियंत्रित करती है। वायुमंडल तापमान को नियंत्रित करता है। अगर वायुमंडल ना होता तो क्या होता आपको पता है, वायुमंडल ना होता तो दिन के वायुमंडल के अभाव के कारण दिन में अधिक तापमान हो जाता, 180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता, और रात में ये माइनस चला जाता। तो तापमान को भी नियंत्रित करती है वायुमंडल हमारा। ये कैसे करता है तापमान को नियंत्रित, ये हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की, लेयर्स की, का जो इसमें हम 5 लेयर्स को पढ़ेंगे, उसके अंदर कैसे कैसे तापमान चेंज होता है वो हम बाद में बात करेंगे पार्ट 3 के अंदर। इसके बाद है देख नहीं सकते, वायु को, हवा को हम देख नहीं सकते। मौसमी घटनाओं को जन्म देती है हवा जो होती है वो, कई प्रकार की मौसमी घटनाएं जो होती है, जैसे कि बादल, तूफान, तड़ित झंझा हो गया, मतलब बिजली, बादल, तूफान, आंधियाँ। तो ये मौसमी घटनाओं को भी जन्म देती है वायु। हमारे जो वायुमंडल का जो कुल भार है वो यहाँ पर मैंने बता रखा है, 5.6 × 10⁻¹৯ टन। ये टोटल इतना वजन है वायुमंडल का। संपूर्ण वायुमंडल का कुल वजन इतना है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक डायग्राम की जिसके अंदर दिखा रखा है मैंने, वाई एक्सिस पर हमने हाइट ले रखी है किलोमीटर्स के अंदर, और एक्स एक्सिस पर हमने जो यहाँ पर टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इन परसेंट, परसेंट के अंदर हमने ले रखा है टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर का, यहाँ पर हमने हाइट ले रखी है। तो इस डायग्राम के अंदर बता रखा है कि जो संपूर्ण वायुमंडल का जो भार है उसका आधा, आधा जो है वो 5.5 मीटर, यानी कि लगभग 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है। 5.5 किलोमीटर, 5500 मीटर, 5500 मीटर संपूर्ण वायुमंडल का जो भार है उसका लगभग आधा, यानी कि
50%, यहाँ पर देखो आप 40-60 के बीच 50%, और यहाँ पर हाइट यानी कि 5.5 किलोमीटर यहाँ तक। तो यानी कि लगभग आधा भाग जो है वो 5.5 किलोमीटर तक ही पाया जाता है वायुमंडल का। 30 किलोमीटर तक जो है वो 99%, 30 किलोमीटर तक 99%, और उसके बाद जब केवल 1% पाया जाता है। तो मतलब कि इससे पता चला कि वायुमंडल जो हमारे धरातल पर सबसे अधिक है, और वायु का जो दबाव होता है वो सबसे ज्यादा समुद्र पर होता है, आपको पता है। ये हम जब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 3 जिसके अंदर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसमें हम अच्छे से सीखेंगे। तो मतलब ये भार होती है, इसीलिए वायु के अंदर भार भी होता है। समुद्र लेवल से ज्यादा मतलब ये भार डालती है, 1034, इसका मतलब कुछ भार डाला जाता है समुद्र पर 1 ग्राम, 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1034 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, 1 ग्राम 34 ग्राम पर घन सेंटीमीटर दबाव डाला जाता है समुद्र पर, सबसे ज्यादा होता है। इसलिए पता चलता है कि वायु जो होती है वो भार होती है, उसके अंदर भार होता है सबसे ज्यादा, लगभग 50% भार जो है वो उतनी ऊंचाई तक ही पाया जाता है। उसके बाद 30 किलोमीटर ऊंचाई तक 99%, और उसके बाद सिर्फ 1% पाया जाता है 30 के बाद। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर बात कर ली हमने एटमोसफेयर, एटमोसफेयर के बारे में जान लिया, डेफिनेशन की बात कर ली, एटमोसफेयर के इंट्रोडक्शन की बात कर ली, ओरिजिन ऑफ एटमोसफेयर यानी कि वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई हमारी, 3 स्टेजेस में हुए हमें वो भी जान लिया, कौन कौन सी गैस पहले आई वो भी देख लिया, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटमोसफेयर भी हमने यहाँ पर देख लिया, हमको बताया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर, अच्छे से वो भी सीखेंगे। और पार्ट 3 के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर, और इस प्रकार से ये एटमोसफेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर जो फर्स्ट यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी की, जलवायु विज्ञान की, ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पर मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 19 रुपीज़ में, हर एक यूनिट। जैसे एटमोसफेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर पूरी यूनिट आपको सिर्फ 19 रुपीज़ में प्रोवाइड हो जाएगी। तो व्हाट्सएप टेलीग्राम पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।